ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखते हैं लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। ओके, इसके पहले हमने जो भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें देखा कि हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी फंक्शंस। ओके, और साथ में हमने ये भी देखा कि हाउ टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन से आपने जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया होगा उसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिलता है। ये बात ध्यान रखना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में मिलता है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। अब ये लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है? ओके, चलो देखते हैं लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म PP plus QQ is equal to R. Okay, now the equation of the form PP plus QQ equal to R is called as Lagrangian linear equation। ठीक है, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगा PP प्लस QQ इक्वल टू R के फॉर्म में, उसको लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसमें PQ और R क्या होता है? ओके, तो ध्यान दो, यहाँ पे जो कैपिटल P रहेगा, कैपिटल Q जो रहेगा और कैपिटल R जो रहेगा वो फंक्शंस रहेंगे किसके? X, Y, Z के फंक्शंस रहेंगे। ओके, और जो स्मॉल p रहता है वो तो पता है आपको क्या होता है? डेल Z बाय डेल X होता है, और स्मॉल q जो होता है वो होता है डेल Z बाय डेल Y होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं कि कैपिटल P इंटू डेल Z बाय डेल X प्लस कैपिटल Q इंटू डेल Z बाय डेल Y इज इक्वल टू R। ठीक है ना? तो ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे PQ R आर द फंक्शंस ऑफ x y z, मतलब डेल Z बाय डेल X के साथ कुछ x की टर्म हो सकती है, y की टर्म हो सकती है, या फिर z की टर्म हो सकती है, या फिर दोनों टर्म हो सकती है, या फिर तीनों के तीनों भी फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब कैसे? P जो हो सकता है वो ओनली x का फंक्शन हो सकता है, या फिर ओनली y का फंक्शन हो सकता है, या फिर ओनली z का फंक्शन हो सकता है, या फिर तीनों का फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई दो वेरिएबल का भी फंक्शन हो सकता है, या फिर कांस्टेंट का भी फंक्शन हो सकता है। ओके ना, तो कहने का मतलब ये है कि PQ R जो रहेगा वो XYZ के फंक्शन होंगे, नहीं तो फिर कांस्टेंट नंबर होगा। ओके, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। अगेन रिपीट, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म PP plus QQ equal to R is called as Lagrangian linear equation, where capital PQR are the function of XYZ and small pq we know that small p is a del Z by del X and small q is a del Z by del Y। तो आप इस फॉर्म का ऐसे भी लिख सकते हो P into del Z by del X plus Q into del Z by del Y equal to R। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है कि ऐसे जो लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आता है ना वो कुछ ऐसे फॉर्म में आता है, फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। ना, और ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है, कौन से फंक्शंस? कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो u और v रहता है ओके वो फंक्शन ऑफ x y z होता है। ठीक है, मतलब u and v आर द फंक्शंस ऑफ x y z, ओके, एंड phi इज द फंक्शन ऑफ u and v। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है ना, ऐसे फंक्शंस को कौन से फंक्शन कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कंपोजिट फंक्शन का जो सॉल्यूशन आता है वो PP प्लस QQ इक्वल टू R के फॉर्म में आता है। ओके, तो ऑब्वियसली लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा। ओके ना, अब चलो ध्यान दो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसकी प्रोसीजर लिख लेते हैं। हाउ टू सॉल्व द लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। ओके ना, इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर, हाँ देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि जो भी आपको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। किसके साथ? PP प्लस QQ इक्वल टू R, और उसमें से कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की आपको निकालना है। ओके, तो यहां पे स्टेप नंबर 1 में लिखता हूं कंपेयर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with PP
plus QQ is equal to R. So therefore we get capital P, capital Q and capital R. आपको किसके लिए मिलती है? कैपिटल पी क्यू आर के लिए मिलती है, और ये जो कैपिटल पी क्यू आर है ये फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं। ओके ना। अब स्टेप नंबर 2, ओके, आपको कैपिटल पी क्यू आर के वैल्यू मिलने के बाद इसका आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। ओके ना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ओके ना। हाँ, तो क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन? लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ठीक है, लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है, ठीक है ना, वो ऐसे बनता है dx अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ध्यान में रखना। ओके, और आपको दो सॉल्यूशन निकालना है। क्यों? क्योंकि लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है वो कुछ ऐसे फॉर्म में मिलता है u, v। ओके, फाई ऑफ u, v मतलब कंपोजिट फंक्शन। तो आपको पहला सॉल्यूशन u निकालना है, दूसरा सॉल्यूशन v निकालना है, और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप, कंपेयर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद लैग्रेंजियस फॉर्म pp plus qq equal to r. So from that we get the value of p, q and r. Okay, then we compare we write the auxiliary equation of partial Lagrange's linear equation. क्या होता है auxiliary equation Lagrange's फॉर्म का? dx by p equal to dy by q equal to dz by r. ओके ना। अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी दो ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ओके ना। कंसीडर एनी टू ग्रुप फॉर सॉल्यूशन। ओके ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई भी दो ग्रुप कंसीडर करना पड़ता है। ओके ना। अब देखो कौन से दो ग्रुप कंसीडर करेंगे, कर देना। आप पहले दो भी कंसीडर कर सकते हो, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q। ओके, ध्यान दो, आपको दो ग्रुप कंसीडर करके उसको इंटीग्रेट करना है और आपको एक पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, अब ध्यान दो, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q। अगर आपको ये ग्रुप कंसीडर करना है तो यहाँ पे dx है, dy, तो dx dy में z नहीं आना चाहिए। ओके, z नहीं आना चाहिए मतलब क्या? ये जो pq है, ये pq जो है वो x y z के फंक्शन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि p और q ओनली x और y के फंक्शन हो जिसमें z नहीं हो। ओके, या फिर हो सकता है कि z p q r मतलब p और q ये तीनों के फंक्शन हो सकते हैं, या फिर p और q ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसे दो ग्रुप सिलेक्ट करना है। सपोज करो कि आपने dx dy अगर कंसीडर करते हो तो उसमें z नहीं होना चाहिए, मतलब p और q में z नहीं होना चाहिए, तब जाके आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y से। ओके ना। अगर इन केस सपोज करो कि यहाँ पे z आ गया, ठीक है ना, इन केस सपोज करो कि यहाँ पे z आ गया, तो वो जो z है ना वो कैंसिल होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर से वो z क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, तब जाके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके ना। तो ये ग्रुप कब कंसीडर करोगे? जब इसमें z नहीं होगा, नॉट कंटेन z। ठीक है ना। कंसीडर दिस वन इफ नॉट कंटेन z। ओके ना। कंसीडर एनी टू ग्रुप फॉर सॉल्यूशन। सो सपोज करो कि मैं ये ग्रुप कंसीडर करता हूं सॉल्यूशन निकालने के लिए, कब करूंगा? अगर इसमें z नहीं है तो इफ नॉट कंटेन z। ओके ना। आप दूसरा भी ग्रुप कंसीडर कर सकते हो, मतलब dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। आप ये वाला ग्रुप भी कंसीडर कर सकते हो सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन ये ग्रुप कब कंसीडर करोगे? देखो यहाँ पे dy dz है, तो dy dz के ग्रुप में x नहीं होना चाहिए। ओके ना। अगर x आता भी है डिनोमिनेटर में तो x दोनों तरफ का x कैंसिल होना चाहिए, तभी जाके आप इससे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो dy dz का ग्रुप कब कंसीडर करोगे? अगर इफ नॉट कंटेन क्या नहीं होना चाहिए? इफ नॉट कंटेन x। अगर इसमें x नहीं है तो इससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके ना। अब एक ग्रुप और बचा है, ठीक है, एक ग्रुप और बचा है, कौन सा? आप dx dy कंसीडर कर सकते हो। dx dy कंसीडर किया ग्रुप तो उसमें z नहीं होना चाहिए। dy dz अगर ये ग्रुप कंसीडर करते हो तो उसमें x नहीं होना चाहिए। और अभी जो हमारा पास ग्रुप बचा है dx अपॉन p इक्वल टू dz अपॉन r, आप ये भी ग्रुप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसमें y नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर y आता है तो वो डिनोमिनेटर में कैंसिल होना चाहिए। ओके ना। इफ नॉट कंटेन y। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी दो ग्रुप सिलेक्ट करके सॉल्यूशन निकालो।
आइदर फर्स्ट करो, सेकंड करो या थर्ड करो, ठीक है ना। कोई भी दो ग्रुप कंसिडर करके आपको सोल्यूशन निकालना है, ओके ना। तो पहले इतने लिख लीजिए, इसके बाद में अभी देखते थोड़ा और प्रोसीजर बाकी हमारे, ओके ना। हाँ, अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, ओके ना, समझ गया। स्टेप नंबर 1 में आपको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को PP प्लस QQ इक्वल टू R, मतलब लैग्रेंजियस के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और उसमें से PQ RQ निकालना है। बाद में इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, dx by p इक्वल टू dy by q इक्वल टू dz by r, ओके। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, इसमें से कोई भी दो ग्रुप कंसिडर करो। कैसे करेंगे, अगर dx dy वाला ग्रुप कंसिडर करोगे तो उसमें z नहीं होना चाहिए या फिर z कैंसिल होना चाहिए। dy dz का ग्रुप कंसिडर करोगे तो उसमें x नहीं होना चाहिए, या फिर dx dz का ग्रुप कंसिडर करोगे तो उसमें y नहीं होना चाहिए, ओके ना। सो कंसिडर एनी टू ग्रुप फॉर सॉल्यूशन, ओके ना। तो सपोज करो कि आपको ग्रुप कंसिडर करने के बाद इंटीग्रेट करना है, ओके ना। हाँ, अब इंटीग्रेट, ओके, टू ग्रुप्स, इंटीग्रेट टू ग्रुप जो आपने सिलेक्ट किए हैं, ओके ना। वी गेट, ओके ना। हाँ, इंटीग्रेट टू ग्रुप्स, वी गेट, देखो आपको आपने जो भी दो ग्रुप सिलेक्ट किए हैं उसको इंटीग्रेट करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वी गेट सॉल्यूशन, वी गेट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वी गेट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ओके ना। We get two independent solution, okay now। तो पहले सॉल्यूशन जो मिलता है उसको हम u नाम दे देंगे, ठीक है। पहला जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम u नाम दे देंगे। और देखो पहला सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करके। यहाँ पे सपोज करो कि एक फंक्शन आएगा जो x और y का या फिर z का, x y z का फंक्शन, ओके। अब अगर dx dy वाला ग्रुप कंसिडर करोगे तो उसमें z नहीं आएगा, तो सपोज करो कि ये फंक्शन f1 ऑफ xy का हो सकता है, ओके ना। तो और एक देखो इंटीग्रेट करने के बाद और एक कांस्टेंट हमें मिलता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ये, वेयर ये इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम इस सॉल्यूशन को नाम देंगे हम u नाम दे देंगे, ओके, क्योंकि u ये x y का फंक्शन है। अगर सपोज करो कि आपने dy dz वाला ग्रुप कंसिडर किया तो आपको एक दूसरा फंक्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरा फंक्शन मिलेगा। तो ये फंक्शन किसका होगा, dy dz में y और z की टर्म रहेगी ओनली, ओके। और इंटीग्रेट करने के बाद और एक कांस्टेंट मिलेगा, तो इसको मैं नाम देता हूं b, और इस सॉल्यूशन को आपको नाम देना है v, ठीक है ना। हाँ, बाद में अगर सपोज करो कि आपने तीसरे ग्रुप को इंटीग्रेट किया, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू z, तो इसमें x और z की टर्म मिलेगी, y नहीं मिलेगी, ओके ना। तो यहाँ पे सपोज करो कि आपको एक तीसरा सॉल्यूशन मिलता है f3 ऑफ, यहाँ पे मिलेगा x और z के फॉर्म में, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा, और इस सॉल्यूशन को मैं नाम देता हूं w, ठीक है ना। आपको कोई भी दो सॉल्यूशंस निकालना है, तीन नहीं निकालना है, ओके। दो सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 5 में द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ओके नो, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ओके ना। देखो अब मैंने कहा था कि लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दो सॉल्यूशन रख सकते हो, फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0, ये होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। या फिर फाई ऑफ v कॉमा w ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर फाई ऑफ u कॉमा w ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ओके ना इसी सॉल्यूशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, u इक्वल टू फाई ऑफ v, ये भी चलेगा, ठीक है ना। या फिर v इक्वल टू फाई ऑफ u, ये भी चलेगा, ठीक है ना। तो आप तीन में से कोई भी एक फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ में आ गया आपको, लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये प्रोसीजर लिख लीजिए, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसके बेस कुछ प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम लेने से पहले कुछ फार्मूले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के फार्मूले, ओके। तो इतना लिख लीजिए, कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले हम डिस्कस करते हैं, ओके। अब कुछ फार्मूले लिखते हैं। एक छोटी सी चीज बताना भूल गया, लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके, ठीक है। पहला तरीका होता है ग्रुपिंग मेथड और दूसरा तरीका होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ओके। तो उसमें से जो अभी मैंने प्रोसीजर लिखवा के दी है वो है ग्रुपिंग मेथड की प्रोसीजर, ठीक है ना। अभी हम लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन देखेंगे ग्रुपिंग मेथड से, ओके। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स बाद में देखेंगे, ओके। लेकिन ग्रुपिंग मेथड से अभी जो प्रोसेस लिखवा के दिए, ठीक है ना, ये प्रोसेस के साथ साथ आपको कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले भी पता होने चाहिए। तो कौन से फार्मूले और कुछ डेरिवेटिव के फार्मूले देखो। तो
फार्मूला नंबर 1, सपोज करो कि मुझे डिफरेंशिएट करना है, ओनली डी लिखता हूं, ओके, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ओके। वहां पे जो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा था वो कुछ ऐसे लिखा था, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r, ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज किया, पार्शियल डेरिवेटिव यूज नहीं किया, ठीक है, बात ध्यान रखना। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, अब ये जो डेरिवेटिव है मैं ना ही विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ना ही विद रिस्पेक्ट टू y से, मैं ओनली सिंपली डेरिवेटिव कर रहा हूं किसकी, x इंटू y की, ओके ना। अब देखो अगर मैं x से भी मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y भी नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, ओनली डेरिवेटिव का साइन दे रहा हूं d, और मुझे x और y की डेरिवेटिव करना है, ओके। अब यहाँ पे x और y दोनों के दोनों वेरिएबल रहेंगे, ओके, और दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो आप यूज करोगे प्रोडक्ट रूल, ओके। अब ये प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, देखो x को कांस्टेंट, y की डेरिवेटिव dy, ओनली dy लिखना है, प्लस अभी y को कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव dx। आप बोलोगे कि सर ये तो काफी आसान है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, करेक्ट है ना। आपको इसकी डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इक्वेशन में क्या आएगा, आपको इक्वेशन में ये इक्वेशन मिलेगा, कौन सा, ये टर्म मिलेगी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। नहीं मिलती है तो इसको रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि dx के साथ मुझे y की टर्म मिलती है और dy के साथ मुझे x की टर्म मिलती है, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो मैं dx को तो x के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, मतलब y को x से इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं और x को y से इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो dx को इधर लेके जाओ, dy को इधर लेके जाओ, ये एक तरीका है, नहीं तो फिर इसको लेफ्ट में लेके आना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x dy प्लस y dx, ठीक है ना। बाद में इसका मतलब ये डेरिवेटिव है, किसकी डेरिवेटिव का फार्मूला है, x इंटू वाई का, और बाद में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, आपका आंसर मिलेगा x वाई, इस तरीके से, ओके ना। तो आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई नहीं करना है, आपको ये टर्म से लिखना है कि ये टर्म किसकी डेरिवेटिव है, ठीक है ना। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये डेरिवेटिव है एक्स इंटू वाई की, तो इसको लिखना पड़ेगा डी एक्स वाई, ठीक है। रूल नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई आपको पता है, ओके ना। अब जरूर नहीं यहाँ पे एक्स इंटू वाई, हो सकता है कि एक्स इंटू जेड हो या फिर वाई इंटू जेड हो, तो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई, ओके ना। अब एक्स इंटू वाई में क्या, वाई से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी x की डेरिवेटिव dx, मिडल में माइनस साइन होता है, अभी x को कांस्टेंट, y की डेरिवेटिव dy। जब कभी ऐसी टर्म मिलती है y dx माइनस x dy, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे प्रोडक्ट रूल नहीं यूज होने वाला है, वहां पे क्वेश्चन रूल यूज होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन रूल यूज करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, y का स्क्वायर होना चाहिए। अगर y का स्क्वायर नहीं है तो आप क्या करोगे, इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करोगे, y स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म मिलती है, ये क्या मिलती है, ये डेरिवेटिव मिलती है किसकी, x बाय y की, ध्यान में रखना, ओके ना। जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे पॉजिटिव में चाहिए y, और यहाँ पे डेरिवेटिव सेकंड वेरिएबल की, मिडल में माइनस x और यहाँ पे dy। तो अगर ऐसी टर्म आती है तो ये डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आपको x बाय y की, ओके ना। हाँ, थर्ड फार्मूला, आपको डेरिवेटिव पता है, लॉग ऑफ, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है ना। अब लॉग की डेरिवेटिव कितनी आएगी, ना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, देखो लॉग है, डेरिवेटिव करते समय लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये जो उसके ब्रैकेट में जो टर्म आएगी वो डिनोमिनेटर में ट्रांसफर होती है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की डेरिवेटिव सेपरेट, ओके, न्यूमरेटर में, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x dx, ठीक है ना, y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y dy, ओके, z स्क्वायर की डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे 2z dz, ऐसा हो सकता है। जब कभी आपको, ओके ना, राइट हैंड साइड में ऐसी टर्म मिलती है, ठीक है ना, हाँ, अगर यहाँ पे 2 नहीं मिलता है तो भी चलेगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको अगर ऐसी टर्म मिलती है, ओके ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ये टर्म है ये किसकी डेरिवेटिव हो सकती है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव होती है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। हो सकता है कि दो वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाए आपको, मतलब ऐसा भी हो सकता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर आएगा 2x dx, ओके, प्लस यहाँ पे 2y dy, लाइक दैट, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है और उसका डेरिवेटिव 2x dx प्लस 2y dy न्यूमरेटर में आता है, तो इसका आंसर आता है log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके ना, तो ये इस फॉर्मूले से होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन सपोज करो कि अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है f डैश ऑफ x dx, ओके, तो इसका आंसर आता है log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ f ऑफ x। ठीक है ना, तो ये पहले के 3 फार्मूले, ये इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं है, ये डेरिवेटिव के फार्मूले। आपको लिखना क्या है, आपको राइट हैंड साइड को रीअरेंज करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि किसकी डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और बाद में उसको इंटीग्रेट करो तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गेट कैंसिल। ठीक है, तो इतने फार्मूले ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं इसके बेस कुछ प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ग्रुपिंग मेथड। हम जो मेथड देखने जा रहे हैं लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो है ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो ग्रुपिंग मेथड की मैंने प्रोसीजर बता दी। अब सबसे पहले चेक करो कि ये कौन सा फॉर्म है। ऑब्वियसली लैग्रेंजियस फॉर्म है क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। ओके ना, अब कैसे पहचाना, स्मॉल p स्मॉल q की टर्म राइट हैंड साइड में, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के फंक्शन। तो जनरली ऐसे इक्वेशन को लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, where small p and small p are the del z by del x and small q is the del z by del y। ओके नाउ, तो सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 सबसे पहले, ओके नाउ, कंपेयर अबव इक्वेशन विथ, ओके नाउ, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। इसके साथ एक कंपेयर करना है। और हाँ, कंपेयर करने से पहले ये बात ध्यान में रखना कि स्मॉल p स्मॉल q की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के फंक्शन। तो करेक्ट है बिल्कुल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे स्मॉल p का जो कोएफिशिएंट है वो कैपिटल P कहलाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल p का कोएफिशिएंट 1 है, तो कैपिटल P की वैल्यू होगी 1। ओके, स्मॉल q का कोएफिशिएंट जो रहेगा वो कैपिटल Q, तो स्मॉल q का कोएफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे कैपिटल Q हो जाएगा -1 और यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला रहेगा आपका R। ओके ना, सो R इज अ log ऑफ x प्लस y। ओके ना, ये होगी आपकी स्टेप नंबर 1। आपने कैपिटल P की बार वैल्यू कर लिया। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ओके ना, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हाँ, क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये होता है dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ओके ना, ये हो गया लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ओके ना, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सो dx अपॉन p है 1, dy अपॉन q है -1 और यहाँ पे dz अपॉन r कितना है आपका log ऑफ x प्लस y। ओके ना, अब सोचो, इसमें से 2 ग्रुप सिलेक्ट करना है आपको सोल्यूशन निकालने के लिए। कौन से 2 ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे? ओके ना, देखो, देखते बराबर समझ में आना चाहिए। dx dy है, तो dx dy अगर मैं ये एक ग्रुप कंसिडर करता हूं सोल्यूशन निकालने के लिए, तो इसमें z नहीं होना चाहिए, है कि इसमें z नहीं है, तो बिंदास आप पहला ग्रुप कंसिडर कर सकते हो सोल्यूशन के लिए। ओके ना, सो कंसीडर फर्स्ट ग्रुप, कंसीडर, ओके ना, कंसीडर कौन सा ग्रुप, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन -1। ठीक है, कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे x और y की टर्म नहीं है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, ओनली आपको इंटीग्रेशन का साइन देना है, विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं लिखना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, ओके ना, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dy। dx का इंटीग्रेशन होता है x इक्वल टू माइनस dy का इंटीग्रेशन होता है y प्लस एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये। ओके ना, y को देखो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट रखना, लेफ्ट हैंड साइड में x और y की टर्म, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू ये मिलता है आपको पहला सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे u। सो देयरफॉर फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू u इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू ये इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये होता है आपका पहला सॉल्यूशन। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, काफी आसान है। तो देखो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको पूछता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें से एक सॉल्यूशन काफी आसान रहता है। आप एटलीस्ट एक तो भी सॉल्यूशन निकालो, अगर दूसरा सॉल्यूशन नहीं आता कोशिश करना दोनों सॉल्यूशन निकालने की,
लेकिन अगर एक ही सोल्यूशन आता है तो एक सोल्यूशन निकालना, दूसरा नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको 50% मार्क मिल जाएंगे, लेकिन जीरो नहीं मिलना चाहिए बस। ओके ना, तो ये होता है फर्स्ट सोल्यूशन। अब दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। अब कौन सा ग्रुप कंसिडर करोगे, देखो dx के साथ अगर dz कंसिडर करता हो तो उसमें y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y आ रहा है, और ये y तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है। ओके ना, अगर dy dz का मैं ग्रुप कंसिडर करता हूं तो उसमें x नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे x आ रहा है। ओके ना, और x कैंसिल करने के लिए इधर x है भी नहीं, अगर होता भी तब भी लॉग के ब्रैकेट वाला x तो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेना पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्टली बोला है कि x प्लस वाई क्यू ये के बराबर। ओके नो, मतलब x प्लस वाई क्यू ये मतलब कांस्टेंट के बराबर है, तो आप x प्लस वाई की जगह ये लिख सकते हो। तो ये जो वेरिएबल की टर्म होगी ना, तो ये कांस्टेंट की बन जाएगी। ओके, ये बन जाएगा log ऑफ a। तो फिर आप इस dz वाले ग्रुप को आप किसी भी के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको कभी कभी इक्वेशन नंबर 1 मतलब फर्स्ट सोल्यूशन का की हेल्प लेके आपको सेकंड सोल्यूशन भी निकालना आना चाहिए, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो अभी देखो मैं इसका यूज करूंगा, मैं कोई भी एक ग्रुप और कंसीडर करूंगा, तो सपोज करो कि फर्स्ट एंड लास्ट करते हो। ओके ना, सो कंसीडर ओके ना dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन log ऑफ x प्लस वाई। ओके ना, अब dx dz वाला ग्रुप कंसीडर किया तो उसमें y नहीं होना चाहिए, लेकिन y है, y को तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे y की टर्म नहीं है, अगर रहती भी तब भी लॉग के ब्रैकेट में जो y है वो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है ना, सो इन दैट केस y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। ठीक है ना, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स पुटअप करो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, आपको ये मिलेगा। या फिर डायरेक्टली x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये के बराबर, तो ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू यहाँ पे dz अपॉन में log ऑफ ये, वेयर ये इज आर्बिट्री कांस्टेंट, कहां से लिखा आपने 1 से। ठीक है ना, 1 से लिखा। ठीक है, अब log ऑफ ए कांस्टेंट हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए और इंटीग्रेट कर लीजिए। सो यहाँ पे log ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू dz, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके ना, तो log ऑफ ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dz। सो log ऑफ ए कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू dz का z प्लस एक कांस्टेंट आएगा b। ठीक है, वेयर b इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो आपने ये की हेल्प लिया था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व हो गया, आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, अभी ये की वैल्यू वापस रखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, x प्लस 5। ओके, तो x को पहले लिखता हूं x इंटू लॉग ऑफ यहाँ पे x प्लस वाई, z को लेफ्ट में लेके आइए माइनस z इक्वल टू b, कहां से लिखा आपने सिंस इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, और ये मिलता है आपको दूसरा सॉल्यूशन, दैट इज v इज इक्वल टू x लॉग ऑफ x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू b। तो ये होता है आपका सेकंड सॉल्यूशन, जिसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ओके नो, तो समझ में आया, दोनों सॉल्यूशन समझ में आया आपको। ओके नो, हाँ, अब लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज फाई ऑफ, कैसे लिखते हैं हम, u कॉमा v इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर u इक्वल टू फाई ऑफ v भी लिख सकते हो, ऐसा भी चलता है। ओके ना, तो यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन रखते हैं, फाई ऑफ u, हाँ u की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई। ओके, कॉमा v की वैल्यू कितनी है x लॉग ऑफ x प्लस वाई माइनस z ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इस लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में मिलता है। अगर इससे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो वो आपको मिलेगा लैग्रेंजियस के फॉर्म में। ठीक है ना, समझ में आया फर्स्ट एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी।